सबसे पहले ये जो बात है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट्स नहीं होते हैं, ये रिसोर्सेज नहीं है। मुझे लगता है कि इसके लिए दूसरे फैक्टर्स कम रिस्पॉन्सिबल है, हम खुद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। एक बहुत अच्छी लाइन है, हैविंग नो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है ना, सिर्फ एक ऑप्शन होता है, एक ही हमारे पास चुनने के लिए विकल्प होता है, तो हमारी मजबूरी होती है कि हम उससे एक चुनें और उस एक को सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म। जब हम बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी चुनौतियां भी बड़ी होती है और हम ऐसे बड़ी चुनौतियों से घबरा नहीं सकते। और फिर पूरे हफ्ते अभी तक के लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना एक तरह से मेरे लिए ब्रेड एंड बटर सा रहा है। आप एक फार्मिंग फैमिली से आते हैं, Yes. बिहार के एक विलेज से। और क्या ऐसे प्रैक्टिकल या इमोशनल स्ट्रगल्स आपने फेस किए जब आप इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे थे एकेडमिक के लिए? एक तो हौसला जो आप में था, आपने डिसाइड किया, बट देन आप एक हिंदी मीडियम को चुन रहे थे बिकॉज हिंदी मीडियम से बहुत सालों से आपको पता है आईएएस नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आते हैं बिकॉज कंटेंट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आपने भी सुना ही होगा नेचुरली। तो ऐसे प्रैक्टिकल और इमोशनल चैलेंजेस प्रिपरेशन में कौन से थे जो आपको थोड़ा ट्रगल ट्रबल कर रहे थे इनिशियल ईयर्स में? सबसे पहले ये जो बात है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट्स नहीं होते हैं, ये रिसोर्सेज नहीं है। मुझे लगता है कि इसके लिए दूसरे फैक्टर्स कम रिस्पॉन्सिबल है, हम खुद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, बट मुझे अपना ऐसा मानना है मेरा कि इसके लिए हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बीच बीच में ही सही पर हिंदी मीडियम में भी अच्छे रैंक्स आते हैं। मेरा खुद रैंक 20 आया है, रैंक 2021 में, 21-22 में रैंक 18, रैंक 21 आया है। इससे पहले रैंक 14 भी आया है और दूसरे अच्छे रैंक्स आए हैं। तो ये मेरे अंदर ये थॉट था कि निश्चित रूप से हिंदी मीडियम मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, बट एटलीस्ट इम्पॉसिबल नहीं है। हम्म। और जैसा कि पता है कि मैंने अपनी पढ़ाई अपने मदर की हेल्प से की है। वो मुझे बुक्स पढ़ के सुनाती थी, मेरे बिहार पे वो लिखती थी, मैं डिक्टेट करवाता था। तो मैंने अपने स्कूलिंग इंग्लिश में ही की है और मैं इंग्लिश के साथ बहुत कंफर्टेबल था। जब तक मैं खुद से पढ़ा करता था तब तक मैं इंग्लिश में आराम से सब काम करता था। बट आफ्टर क्लास 10 जब मेरा विजन बहुत डिटोरिएट होने लगा और मैं अपनी पढ़ाई के लिए मम्मी पे डिपेंड होने लगा, तो मुझे लगा कि एट द एज ऑफ 48 और 50 मैं मम्मी को हिंदी की जगह पे इंग्लिश में कंफर्टेबल करूं, हम्म। बिकॉज मम्मी की मेरी इंग्लिश अच्छी, शी वाज ओके विद दैट बट नॉट एज सच वेरी कंफर्टेबल। तो और हिंदी में वो कंफर्टेबल थी, तो मुझे लगा कि इस एज में मम्मी को मैं इंग्लिश के लिए फोर्स करूं, इससे बेटर है कि मैं हिंदी में स्विच करता हूँ। और ये मेरा थॉट प्रोसेस था, सो दैट इस कारण से मैंने हिंदी को ऑप्ट किया। बट और अगेन जैसा कि मैंने बोला कि मुझे ये पता था दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट नॉट इम्पॉसिबल। एंड जब हम बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी चुनौतियां भी बड़ी होती है। तो और हम ऐसे बड़ी चुनौतियों से घबरा नहीं सकते। और फिर पूरे हफ्ते अभी तक के लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना एक तरह से मेरे लिए ब्रेड एंड बटर सा रहा है। तो मैं उससे स्केर्ड ना होकर के उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। एंड आफ्टर रिगरस हार्ड वर्क दैट अल्टीमेटली पेड ऑफ। अगर चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। फिनेंशियल चैलेंज एक बहुत बड़ा था कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि बड़े शहरों में जाकर के बड़ी कोचिंगों में जाकर के पढ़ाई की जा सके। ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो फिर अलग अलग स्टेज में अलग अलग कोचिंग्स का अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि हम बहुत इनिशियली बड़े कोचिंग में और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर अफोर्ड कर सके। तो मैंने अपनी ज्यादातर पढ़ाई घर पे ही रह करके पूरी की है। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक कंडीशन को छोड़ दे तो कभी कभी सेल्फ डाउट भी आता था, बिकॉज बीपीएससी में मेरा तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी में पहले 3 अटेम्प्ट में मुझे विफलता हासिल करी। तो वो जो विफलता का जो काल होता है, 3 अटेम्प्ट तो 5 बार लगातार विफल होना, तो ये अपने आप में काफी डीमोटिवेटिंग होता है। और तब जब आपकी परिस्थितियां पहले से प्रतिकूल हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट ना होकर के दूसरों के हेल्प से काम कर रहे हो, तो दैट आल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो इस तरह के इमोशनल चैलेंज भी मेरे लिए है। आपने बीपीएससी कब देने का सोचा, जब आपको लगा कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है तो बीपीएससी एग्जामिनेशन साइड बाय साइड कर लिया जाए?
नहीं, देखिए मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था, मैंने 2021 में फॉर्म अप्लाई किया था, जबकि 2021 में मैंने पहले बार यूपीएससी भी दिया था। मेरा ये मानना था कि अगर हम यूपीएससी की सही से तैयारी करते हैं, तो बीपीएससी की तैयारी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं रह सकती है। थोड़ा सा अतिरिक्त एफर्ट अगर डालते हैं तो बीपीएससी हमारे लिए आसान होगा। एंड मुझे ये लगता था कि मेरे लिए बैंकिंग या दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो डिफिकल्ट है, बट सिविल सर्विसेज जो भी होंगे, यूपीएससी बीपीएससी, इसमें मैं सहज रह सकता हूँ। बिकॉज उसमें आपके पास खुद को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एग्जाम में भी और एग्जाम के बाद भी। सो मैंने यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी की भी का भी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। एज सच मैंने तैयारी बहुत डिफरेंट तरीके से नहीं किया, बट यस मैंने साथ ही साथ फॉर्म भी अप्लाई किया। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि पहले बीपीएससी और उसके कुछ ही महीनों के बाद यूपीएससी का भी मेरा रिजल्ट साथ में हुआ। और अनफॉर्चुनेट इनफ कि शुरू के 3 सालों में ना तो बीपीएससी और ना तो यूपीएससी में मुझे कोई भी सफलता मिली। हम्म। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस एग्जामिनेशन का, राइट? और आप ऑब्वियसली विजुअली इम्पेयर्ड थे, मम्मी की हेल्प ले रहे थे, तो कैसे आपने इस चैलेंज को लाइक टैकल किया? आपने कौन से टूल्स, कौन से मेथड्स को यूज किया? और फीडबैक मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप कैसे देते थे? ये सब कैसे आप कर पाए, आंसर राइटिंग वाली चीज? आंसर राइटिंग का जहां तक है तो अगेन इसमें भी मेरे दिमाग का बहुत बड़ा रोल रहा। और सबसे पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर दिन एक दो क्वेश्चन लिखूं। और ये क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा करता था और खुद से लिखा करता था। ऑल्दो खुद से देख पाना, उसको चेक कर पाना काफी डिफिकल्ट था, पॉसिबल नहीं था। बट मैं व्हाइट बोर्ड पे इसलिए लिखा करता था कि मैं रैंडमली कुछ भी लिखूंगा, एटलीस्ट मेरे लिखने का जो अभ्यास है वो जारी रहेगा। और जब तक हम शुरू नहीं करते हैं तब तक कठिनाइयां रहेंगी। तो एटलीस्ट मैं शुरू कर सकूं राइटिंग प्रैक्टिस की। तो पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा करता था। बट जब ठीक से पढ़ने की बात हुई, आंसर को सही तरीके से लिखने की और इवेल्युएशन की बात हुई, तो आई रिमेम्बर कि जब मैं बीपीएससी का एग्जाम दे रहा था, तो मेंस से पहले मैंने लगभग बीपीएससी का 25 से 26 टेस्ट दिया। और उसमें मेरी स्क्राइब मेरी माँ खुद रही थी टेस्ट में। ऑब्वियसली एग्जाम में तो कमीशन आपको स्क्राइब देता है बीपीएससी में, पर टेस्ट में मेरी माँ खुद स्क्राइब के रूप में काम किया करती थी। तो मैं लिखता था और मम्मी को बोलता था, आंसर वो लिखती थी। और फिर वहां पे जो टेस्ट में फीडबैक मिलता था उसको मैं एनालाइज करने की कोशिश करता था। इवन उस फीडबैक के अतिरिक्त मैं आंसर्स को कई बार खुद भी पढ़ता था और देखता था कि क्या क्वेश्चन की जो डिमांड है मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूँ कि नहीं। मेरी कोशिश ये नहीं होती थी कि मैं बहुत को कॉम्प्लेक्स बनाऊं, बहुत सारी चीजें डाल दूं। मेरी सिर्फ कोशिश ये होती थी कि जो डिमांड है प्रश्न के, मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं प्रश्न के डिमांड को पूरा कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए मुझे लगता था कि मैंने अपने आंसर के हिस्से का काम कर दिया। बट अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो अगेन आई हैव टू वर्क ऑन दैट। और फिर यूपीएससी में जब बात हुई, तो 2024 के मेन से पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे। और अगेन मेरा वहां पर भी यही मोटिव रहा कि मैं आंसर क्वेश्चंस के डिमांड को पूरा करूं। तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर आंसर राइटिंग। 4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, या मैं कहूँ 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, बार बार फेलियर का सामना करना पड़ना, डिमोटिवेटेड फील करना, सोसाइटी, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली का प्रेशर होना, तो माइंडसेट में वो क्या सिंगल इम्पोर्टेंट शिफ्ट आप लाए, या कैसे लाया जाए जिससे जो लिमिटेशंस हैं वो सबसे बड़ी ताकत बन जाएं? जैसे आपने अपनी लिमिटेशन को बहुत बड़ी ताकत बनाई, तो हमारे जो एबल्ड एस्पिरेंट्स हैं, सो कॉल्ड, वो मेंटल हेल्थ और एक वाइबल इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, ये सब प्रॉब्लम से बहुत गुजरते हैं। और आप उनके लिए, आज वो आपको सुन रहे हैं, तो नेचुरली वो आप उनके लिए इंस्पायरिंग फिगर हैं। तो आपने वो माइंडसेट शिफ्ट कैसे लाया, और इनको आप क्या सलाह देंगे कि ऐसे टाइम्स में क्या करना चाहिए? एक बहुत अच्छी लाइन है, हैविंग नो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है ना, सिर्फ एक ऑप्शन होता है, एक ही हमारे पास चुनने के लिए विकल्प होता है, तो हमारी मजबूरी होती है कि हम उससे एक चुनें और उस एक को सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करें।
जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिविल सर्विसेज के अतिरिक्त किसी और चीज में खुद को सहज महसूस नहीं कर पाता था। 10th तक मेरे मैथ्स अच्छे नहीं थे। तो मैथ्स से ही डर करके मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में लिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि सिविल सर्विसेज में मैथ की कोई ज्यादा भूमिका नहीं है, थोड़ी हम्म। बहुत भूमिका है। तो मैं यहाँ बेहतर बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। ये अलग बात है कि बाद में मैंने जो 3 बार सीसैट क्वालिफाई किया है, 3 प्रीलिम्स क्लियर किया, वो तीनों विशुद्ध रूप से मैथ्स और रीजनिंग के बेस पे किया। हम्म। मुझे मेरा मैथ्स अच्छा शुरू में नहीं था, तो मुझे लगता था कि इस तरह से जो बैंकिंग या रीजन एसएससी के जो एग्जाम्स है, मैं उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। मैंने ग्रेजुएट 12th ह्यूमैनिटीज से किया था, तो बहुत स्वाभाविक है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे फील्ड मेरे लिए थे नहीं। सो मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। एक ऑप्शन बचता था टीचिंग के लिए, तो उसके लिए बीएड करना है, जबकि मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया था, फिर बीएड करने के लिए मुझे 2-3 साल के एक्स्ट्रा टाइम देने होते। सो इस तरह की सारी options थी। फिर मुझे ये भी मेरे मन में, जब मैं फेलियर के फेज से गुजर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आई हैव। मैं बिजनेस कर सकता हूँ क्या मेरे पास? मेरा आंसर था नहीं, बिकॉज आई आइदर हैव दैट फाइनेंशियल कंडीशन, नॉट द फिजिकल कंडीशन। मैं क्या और कर सकता हूँ अगेन? मुझे नो मिलता था। जबकि आज मैं ये मानता हूँ कि दूसरे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं उस समय ऑप्शन को खोज पाने में असमर्थ था। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सिविल सर्विसेज मुझे दिखता था, और मेरे लिए ये बहुत स्वाभाविक फिर हो गया था कि मैं अपने करियर को सिक्योर करने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपना 100% दूं। और थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि मेरे विफलताओं को उन्होंने विफलता नहीं माना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विफलताओं में भी उन्होंने मेरी सफलता को देखा। उन्होंने देखा कि मैं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है या नहीं। उन्होंने मेरे एफर्ट को हमेशा अप्रिशिएट किया, एंड particularly my father who always used to motivate me। और मैं जब फेल होने के बाद, स्वाभाविक है लोग डिसअपॉइंट होते हैं, रूठते हैं, तो वो हमेशा साथ खड़े होते थे, एंड ही यूज्ड टू से कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं, तुम एक बार फिर से ट्राई करो, यू विल अल्टीमेटली गेट सक्सेस। एंड just because of their blessings, by God grace, this time I got success। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा भूमिका इम्पोर्टेंट इस टाइम निभा सकते हैं। लास्ट ईयर एक मनु गर्ग थे, जो हैं ऑफ कोर्स 90 ऑल इंडिया रैंक 91। ही आल्सो बिकेम आईएएस। उनकी भी माता जी, जैसे रवि बता रहे हैं, उनकी जैसे रवि की माता जी रवि के साथ साथ, वैसे उनकी माता जी उनके साथ साथ। और ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं रह जाती है, रवि और मनु की स्टोरी नहीं है, ये इनके पेरेंट्स की उतनी ही बड़ी स्टोरी हो जाती है, कि कैसे इतनी असफलताओं के बाद दे केप्ट पुशिंग, की नहीं आप फिर से करिए, आप में वो दम है। ऐसा ऐसा रवि, क्या लगता है इन्होंने आप में ऐसा क्या देखा कि क्या इनको ऐसा भरोसा था कि बचपन में कुछ ऐसा, आप क्या प्रोडिजी थे या कुछ, कहीं आपने कुछ ऐसा परफॉर्म किया था जिससे उनको एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा लड़का एक दिन तो आईएएस बन सकता है? अभी जो मैं अपने पेरेंट्स की बातें सुनता हूँ, तो मेरे पापा ये हमेशा कहते हैं कि मुझे शुरू से तुम पे विश्वास था कि तुम बहुत बेहतर कर सकते हो। मैं जब अपनी मम्मी को सुनता हूँ, वो कहती थी कि मुझे ये भरोसा था कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, बट ये डर भी था कि इतने सारे लोग गोल्ड मेडलिस्ट और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले नहीं क्लियर कर पाते, तो तुम क्या कर पाओगे या नहीं। इस तरह के थॉट्स मेरी मम्मी के मन में था। हम्म। और इनफैक्ट बचपन से मैं बिल्कुल उस तरह का वंडर बॉय या प्रोडिजी टाइप का नहीं रहा था। मैंने क्लास 8 9 तक बहुत मस्ती की, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस समय तक मेरे विजन काफी अच्छे थे, मैं खेलने में बहुत ध्यान देता था, एंड यूज्ड टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल। तो पढ़ाई छोड़ करके मैं हर काम करता था, और बहुत अच्छे से करता हम्म। था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर, जो मैंने बताया कि कुछ लोग थे, दोस्त थे, कुछ टीचर्स थे, हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आईएएस, तो वहां एक सडन शिफ्ट आया मेरे थॉट प्रोसेस में। और मैं जो पहले खेलने पे बहुत ध्यान देता था, वो करिकुलम एक्टिविटीज पे ध्यान देता था, और स्कूल में जो मैनेजमेंट का, जो बच्चों का स्कूल प्रिफेक्ट का रोल होता है, उसको करना करता था, तो उसकी जगह पे मैं पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो, और पढ़ाई के प्रति जो मेरा डेडिकेशन था, कि डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, आई नेवर गिव अप।
मैं पढ़ाई के लिए मम्मी को परेशान करता था कि मम्मी ये पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, इस चीज को बताओ क्या क्या लिखा हुआ है। जब मम्मी बिजी है तो फोन से पढ़ाई करना, यूट्यूब से पढ़ना या दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना। हाउएवर मैं छोटे शहर से था, छोटे जगह पे था, तो जो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए बहुत सारे असिस्टिव टूल्स आते हैं, उन सब की जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी। तो जो भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, मैं उसको बहुत अवेल किया करता था, बहुत यूज किया करता था। जब मम्मी या पापा घर पे नहीं है, इवन जो दूसरे लोग घर पे हैं, आस पड़ोस में है, जो मुझे जानते हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको अपने बिहाफ पे पढ़ करके सुनाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना, तो ये सारी चीजें मेरे अंदर पहले से थी। तो ये जो मेरा डेडिकेशन था या जो मेरा मेहनत था, मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स को वो बहुत अच्छा लगा, और इस कारण से शायद उनको विश्वास था कि आई कुड डू समथिंग। और फिर मैंने 10th 12th इन सब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट आई नॉट ओनली टॉप्ड इन स्कूल क्लास 10th, बट 12th मैंने स्कूल टॉप किया था, और वन ऑफ आई वाज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो इन सब कारणों से भी शायद उनको ऐसा लगा होगा कि आई हैव सच कैपेबिलिटी दैट आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बट अगेन मम्मी थोड़ा सा तो एप्रीहेंशन में रहती थी। मम्मी को ये लगता था कि हाउ विल ही बी एबल टू डू दिस इफ हम्म। सच हाईली एजुकेटेड एंड बड़े बड़े कोचिंग से पढ़े लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। बट अगेन विथ just just because of their determination and dedication, this time I got it. बढ़िया। ये तो आपकी चलो पर्सनल बातें हो गई, अब थोड़ी एकेडमिक बातें करते हैं एग्जाम के बारे में। एक तो आपने आईआरएस क्लियर किया फोर्थ अटेम्प्ट में, यू गॉट 182 रैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आप Yes. 182 से सीधा 20 रैंक तक आपने जंप किया। सो आपको क्या चीजें श्योरिटी के साथ पता चल गई थी कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है इस एग्जामिनेशन में, और अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, अब मैं कभी भी टॉप रैंक ला सकता हूँ? 182 जब आप लाए तो आपको क्या पता चल गया इस एग्जाम के बारे में ऐसा कि जो नॉन नेगोशिएबल है? हाँ, मुझे ये समझ में आया कि राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 182 रैंक वाले मुझे पता चला। हम्म। मैंने उस मेन से पहले करीब 45 से 50 पेज लिखे थे, और पूरे मेहनत के साथ लिखे थे। उस पूरे अवधि में मैंने पढ़ाई के साथ साथ लिखने पे बहुत ध्यान दिया था। इससे मेरे अंदर, और मेरा ये हमेशा मानना है कि आप अगर सही से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, स्वाभाविक है कि 20 के 20 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, हम्म। बट एटलीस्ट 13 14 ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दो तीन ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी ना हो। एक हम्म। दो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। बट रिमेनिंग जो 14 15 क्वेश्चन है, उसमें हमारी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन हम नहीं जानते, हमें उसको भी अटेम्प्ट करना है, इस तरह से कि मानो कि हम कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम एग्जामिनर के पास स्कोप हो कुछ भी मार्क्स देने का। तो मैंने राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान दिया था। ये जो रैंक 182 से रैंक 20 तक की यात्रा है, इसमें मैंने जो काम किया कि मेरे कुछ पक्ष बहुत मजबूत थे। ऑप्शनल में पिछले साल मुझे 298 मार्क्स मिले थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑप्शनल मेरा स्ट्रेंथ है, इसको मुझे एनी हाउ मेंटेन करके रखना है। एट हम्म। द सेम टाइम कुछ ऐसे पार्ट थे जहाँ पे ज्यादातर लोगों के मार्क्स अच्छे आते पर मेरे कम आए थे। फॉर एग्जाम्पल जीएस पेपर 4, हम्म। यहाँ पे मेरे मार्क्स सिर्फ 96 आए थे। तो मेरा अब एक क्लियर थॉट था कि जो मेरा स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ बना करके रखना है। एट द सेम टाइम जो मेरे वीक पोर्शन है उसमें मुझे काम करना है। और फॉर्चुनेटली मेरा वीक वो सेगमेंट था जो सबके स्ट्रॉन्ग होते। इसका मतलब मुझे उससे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है। तो एथिक्स में मैंने जो पिछले साल मेरे 96 थे, उसको मैंने 119 किया। जीएस पेपर 3 में भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, उसमें भी मैंने इस बार 11 मार्क्स ऐड किया। इनफैक्ट इंटरव्यू एक ऐसा पार्ट था जिसमें मुझे शुरू से मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहा करता था। इनफैक्ट बीपीएससी का जब मैंने इंटरव्यू दिया तो आई गॉट 96 आउट ऑफ 120 मार्क्स, विच इज क्वाइट गुड मार्क्स। हम्म। बट जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया लास्ट ईयर तो आई गॉट जस्ट 180 मार्क्स। तो मेरे मन में ये हमेशा चलता था कि इस 182 में भी मैं 15 20 मार्क्स ऐड कर सकता हूँ, हम्म। और इसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता। इनफैक्ट इंटरव्यू एक इतना खूबसूरत चरण है इस परीक्षा का, जिसके लिए हमें मेहनत ज्यादा नहीं करना होता है विशेष रूप से।
हम्म। हमें अपने व्यक्तित्व पे सिर्फ काम करना होता है और वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो दिस टाइम आई गॉट 201 मार्क्स इन इंटरव्यू एज वेल। तो इससे क्या हुआ कि जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि जो मेरे मार्क्स पहले लास्ट अटेम्प्ट में 870 थे, वो इस बार बढ़ के 1024 हो गए। सो छोटे छोटे मैंने सुधार किए। जो मेरे स्ट्रेंथ थे मैंने उसको स्ट्रेंथ बनाए रखा, जबकि जो मेरे थोड़े से कमजोर पक्ष उसको मैंने मजबूत किया। तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यूपीएससी में आप किसी एक को वीक करके या एक को मजबूत करके टॉप नहीं कर सकते हो। आपको संतुलित अप्रोच के साथ काम करना होगा।